अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर 1 से 26 तक विद एसोसिएशन पास पेपर 2016 से 2025 जो कि हमारा सफ़र है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर में जाने से पहले आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनी इंडिविजुअल फर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट involved in printing, displaying or circulating the incorrect version of the map of Pakistan is liable to। अगर कोई सी फर्म किसी इदारे से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी डिपार्टमेंट से या कोई भी सर्कुलेटिंग जो सोशल मीडिया पे अगर आप पाकिस्तान का इनकरेक्ट मैप जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं यानी बना देते हैं तो आपके लिए क्या क्या सज़ाएं हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है। तो इसके लिए दो चीज़ें हो सकती है, दोनों कंबाइन भी हो सकती हैं या दो में से एक हो सकती है। तो 5 ईयर प्रिजन है इसके लिए और 5 मिलियन फाइन है, यानी 50 लाख आपको जुर्माना हो सकता है और 5 साल की कैद हो सकती है। तो ये दो हैं जो सजाएं मिलती हैं अगर आप मैप ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको क्या करते हैं, रॉन्ग बना देते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन। तो ये जो साइन होता है वो ये 10th ऑफ जनवरी 1966 को ये साइन होता है। ताशकंद डिक्लेरेशन ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो वहाँ से साइन करते हैं इंडिया की तरफ से। तो ये 10 जनवरी 1966 को होता है। इसी तरह जो शिमला एग्रीमेंट है ना, शिमला एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट जो है वो 2 जुलाई 1972 को साइन होता है। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट वो जो है वो 2 जुलाई 1972 को साइन होता है। जो शिमला वफ्द है वो 35 मेंबर्स का होता है, वो 1906। जो शिमला डेलीगेशन है वो कब का है, वो 1906 का है, शिमला डेलीगेशन। और इसी तरह अगर शिमला कॉन्फ्रेंस का पूछा जाए तो शिमला जो कॉन्फ्रेंस है तो वो कब होती है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में होती है। ठीक है, तो ये इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीज़ यही होती है, बस इसी को डिफरेंट वे से पूछा जाता है। जी, नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि हु सेड पाकिस्तान शुड सेंचुरी नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ड्यू टू द इनएबिलिटी इन अफगानिस्तान। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डायरेक्टली जो कहा था, वैसे तो फिर पेंटागन की तरफ से आर्डर होते हैं लेकिन जो डायरेक्टली कहा था वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा था। और ये जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उस वक्त वो एंटोनी जॉन ब्लिंकन थे। ठीक है, एंटनी जॉन ब्लिंकन जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त के। और इन्होंने ये बात की थी एंटनी जॉन ब्लिंकन ने। और ये बस आपने इसमें यही बताना कि ये किस की तरफ से कहा गया था। तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी जिस तरह के यूएसए की कैबिनेट चेंज हो गई है, ट्रम्प अगेन सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट आ गए हैं, तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट पास इन। जो पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज जो एक्ट है वो कब पास होता है, तो वो 2017 में पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज जो एक्ट है वो पास होता है 2017 में। पाकिस्तान का एक्ट होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो 2016 है। जो जैनब अलर्ट बिल एक्ट जो है वो 2020 है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान सेटअप इन। जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो जो प्रॉपर उसकी जो सेटअप होती है वो नवंबर नवंबर 1972 में प्रॉपर सेटअप होता है। और इसकी जो कैपेसिटी है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी 137 मेगावाट है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। ठीक है, और अगर इनके केस आपके पास 1972 का ऑप्शन न दिया हो तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको 1971 का आंसर मिल जाता है। ठीक है, और 2021 में ये फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है। 2021 में ये प्लांट जो है वो बंद होता है पाकिस्तान। तो अभी जो ये पाकिस्तान में जो प्लांट टोटल वर्किंग कर रहे हैं वो कितने हैं, वो 6 जो प्लांट है पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं। ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कैनप है तो ये कराची में जो है ये सेटअप होता है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
एक हु कॉल्ड लाहौर रेजोल्यूशन, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, जो कि 1940 में होती है। तो ये हिंदू प्रेस ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया, तो वो फिर इसी तरह पाकिस्तान की तारीख को एक और सारा मिल गया, और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री वजूद में आता है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जो है उसका क्या फंक्शन है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक का फंक्शन है। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कराची में है। जमील अहमद उसके करंट जो है अभी गवर्नर है। और गवर्नर की जो अब मुद्दत मुलाजम है वो कितनी है? वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं गवर्नर। और स्टेट बैंक की जो इनागोरेशन होती है वो कैद आजम साहब करते हैं 1948 में। जुलाई 1948 में कायद-ए-आज़म साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनागोरेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइटर ऑफ द बुक लास्ट 323 डेज ऑफ भुट्टो। तो ये कर्नल रफ़ीउद्दीन जो है वो इस बुक के राइटर थे। लास्ट 23 डेज ऑफ भुट्टो। तो ये बस आपने इनकी किताब के राइटर का नाम, मुसन्निफ का नाम बताना है, तो वो कर्नल रफ़ीउद्दीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एन एवलांच हिट अ पाकिस्तान आर्मी बेस किल 140 सोल्जर्स एंड सिविल कंट्रैक्टर्स ऑन। तो ये जो 7 अप्रैल 2012 को ये गियाड़ी सेक्टर में ये होता है, जीपी वाली साइड पे। ठीक है, तो ये जो सेक्टर होता है वो कौन सा है? गियाड़ी सेक्टर में 140 पीपल जो है, सोल्जर और सिविलियन कंट्रैक्टर्स, वो डाई होते हैं इसमें, क्योंकि वो ये अवलांच जो है वो जो बर्फ़ है उसके नीचे ये दब जाती है। तो 7 अप्रैल 2012 को ये वाकया पेश आता है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी के विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सुप्रीम कोर्ट टू द सो मोटो पावर्स? आर्टिकल 184(3) ये सो मोटो पावर्स देता था, लेकिन अभी जो कि 26th अमेंडमेंट हो चुकी है, तो इसके बाद ये पावर्स की डोमेन डिफरेंट हो गई है। इसलिए आपको हमने 26th अमेंडमेंट के बारे में डिटेल्स से बातें डिस्कस की है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में आपको वो विजिट करनी पड़ेगी, और इसकी पावर्स जिस तरह की चेंज हुई हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? तो जो देवदार है वो नेशनल ट्री है पाकिस्तान का। इस तरह नेशनल बर्ड है वो चकोर जो है वो नेशनल बर्ड है। ठीक है, चकोर जो है वो आपका नेशनल बर्ड है। और जो इसी तरह अगर हम देखें तो मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है। तो नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है, देवदार वो जो है वो ट्री है, और चकोर जो है वो नेशनल बर्ड है। तो कोई क्वेश्चन भी इन तीनों में से आ जाए फिर आप आसानी से अब सॉल्व कर लेंगे। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द रावलपिंडी कंस्पिरेसी वाज एन अटेम्प्टेड coup d'etat अगेंस्ट। तो ये लियाकत अली खान की गवर्नमेंट के खिलाफ था। और इस रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस कब होता है? तो ये 1951 में जो है वो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस होता है। और ये इसमें फैज़ अहमद फैज़ भी शामिल थे, और बाकी कुछ जर्नल्स। तो ये लियाकत अली खान की गवर्नमेंट में होता है रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस। फैज़ अहमद फैज़ को जो लेनन प्राइज़ मिलता है, ये लेनन प्राइज़ जो कि रशिया की तरफ से यानी यूएसएसआर की तरफ से उस वक्त मिलता था, तो वो 1962 में आपको लेनन प्राइज़ मिलता है फैज़ अहमद फैज़ को। और इसी तरह अगर हम देखें तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को भी लेनन प्राइज़ मिलता है। और इस तरह दो पाकिस्तानी हैं जिनको लेनन प्राइज़ मिलता है। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि विच इंडियन पीएम डिक्लेयर इमरजेंसी 1975 टू 77 इन 70s में? किसने? तो ये जो इमरजेंसी रहती है ये 1975 से 1977 तक, तो ये इंदिरा गांधी साहिबा ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इंडिया में। आप जो पीएम इंडिया रहती हैं, जो पहला टर्म है आपकी वो 1966 से 1977 तक है। इसी तरह जो सेकंड टर्म है आपकी वो 1980 से 1984 तक आपकी सेकंड टर्म जो है वो पीएम ऑफ इंडिया चलती है। और 1984 में, अक्टूबर 1984 में आपकी आपके जो बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड हैं, उनकी वो आपको मतलब असैसिनेशन हो जाती है आपके सिख बॉडीगार्ड की वजह से। जवाहरलाल नेहरू की आप बेटी हैं, जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के फर्स्ट पीएम बनते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश? तो ये 1949 में इस्टेब्लिश होती है, नवंबर 1949 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ इस्टेब्लिश होती है? तो ये कराची में नवंबर 1949 में इस्टेब्लिश होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जुलाई 1948 में है, जिसकी इनागोरेशन कौन करते हैं? तो वो कायद आजम साहब करते हैं। और नेशनल बैंक जो है वो 1949 में है,
और ये नवंबर 1949 कराची में। तो स्टेट बैंक भी दोनों बोथ आ रही है ना कराची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोडो एंड एब्डो was promulgated by Ayub Khan to disqualify the leaders of ईस्ट पाकिस्तान। ये जो दो एक्ट थे, पोडो स्टैंड्स फॉर क्या है? तो ये पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ठीक है। पब्लिक, पोडो को क्या कहते हैं? ये पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है जी पोडो। और इसी तरह अगर आप एब्डो को देखते हैं तो ये इलेक्टोरल बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है? ये इलेक्टोरल बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। तो ये दो इस तरह, ये पोडो और एब्डो हैं, ये 1959 में प्रोमोलिगेटेड होते हैं, ठीक है, अगस्त 1959 में। और इसके तहत 75 जो लीडर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं पॉलिटिकल कैरियर से। कितने लीडर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं? तो 75 अपने लीडर जो है वो पॉलिटिकल कैरियर से वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये अयूब खान की जो गवर्नमेंट आती है 1958 में, 1959 में ये होता है जी, पोडो और एब्डो। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पीरियड इज मोस्ट अलाइनिंग बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलाइनिंग पीरियड, यानी दोनों जमातें जो है वो आपस में मिल के रही हों, वो 1916 से 1912 है। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, उसके बाद जो है वो आपका अलाइनिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1916 से 1922। लखनऊ पैक्ट में दोनों जो है पहली दफ़ा दोनों जमातें कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठी होती हैं लखनऊ में 1916 में, ठीक है। और ये इसका अलाइनिंग पीरियड रहता है 16 से 22 तक, लेकिन उसके बाद फिर ये अलाइनिंग पीरियड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन यूएस हेल्प पाकिस्तान इन इकोनॉमिक एड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो यूएसए ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक एड की फर्स्ट टाइम, जो वो 1951 में जो है वो प्रॉपर जो इकोनॉमिक एड है वो यूएसए की तरफ से मिलती है। इस तरह जो आईएमएफ से पाकिस्तान ने फर्स्ट लोन लिया वो कब लिया? तो जो आईएमएफ का अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईएमएफ जो है वो फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान ने लोन लिया आईएमएफ से, तो वो दिसंबर 1958 में, ठीक है, 8 दिसंबर 1958 में आईएमएफ से। और यूएसए से आ जाए तो वो 19, जो प्रॉपर एड है वो 1951 है। अगर 19, और वैसे इससे पहले जो है वो 1948 वाला भी ऑप्शन अगर आपको मिले तो, लेकिन वो मिनिमम अमाउंट थी। जो प्रॉपर एड है वो 1951 ही है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन ब्रिटिश अनाउंस NWFP सेपरेटिंग फ्राम पंजाब। तो ये 1901 में जो है वो ब्रिटिश ने अनाउंस किया, जो क्या किया जी, NWFP को वो पंजाब से सेपरेट किया 1951 में, ठीक है। 1901 में जो है वो ब्रिटिश ने अनाउंस किया पंजाब को से सेपरेट NWFP। तो ये लॉर्ड कुर्जन उस वक्त जो 1901 में जो वसराय थे वो कौन थे? तो ये लॉर्ड कुर्जन थे। लॉर्ड कुर्जन ने ये ऐसा किया। और NWFP का जो नेम चेंज होता है, यानी NWFP से क्या बनता है? तो वो जी बन जाता है KPK। तो ये कब बनता है? तो ये 2010 में जो है ना 18th अमेंडमेंट के बाद ये नेम NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से KPK खैबर पख्तूनख्वा 2010 में 18th अमेंडमेंट के बाद बनता है, ठीक है। तो ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ओपन ऑन 23 फरवरी 2019। जो जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पब्लिक स्कूल है वो लोधरा में बनता है। वैसे जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल है कम्युनिटी का स्कूल जो है वो लाहौर में है, ठीक है। जो कम्युनिटी का स्कूल है वो कहाँ बनता है? वो 2018 में बनता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में आता है, और 2018 में कम्युनिटी स्कूल जो है वो लाहौर में है। जो फर्स्ट पब्लिक प्रॉपर स्कूल जो है वो लोहदरा में है, 2019 में फॉर्म होता है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि 20th अमेंडमेंट साइन बाय प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑन। तो ये जो प्रेसिडेंट की इसको जो एक्सेंट मिलती है, असेंट मिलती है, वो 28 2012 को मिलती है। नेशनल असेंबली से ये कब पास होती है 20th अमेंडमेंट? तो ये नेशनल असेंबली से 14 फेब 2012 को पास होती है। तो फॉर
ये बेसिकली ये किसके लिए है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करना, और जो गवर्नमेंट न्यूट्रल इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप टू जो ओवरसी कर सके पोल्स को, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक तो काम था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूट्रल इंटरिम, दूसरा जो था वो ये था कि वो न्यूट्रल इंटरम जो है गवर्नमेंट सेटअप था इसका, न्यूट्रल इंटरम गवर्नमेंट सेटअप टू ओवरसी पोल्स, टू ओवरसी पोल्स। तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। तो ये 20th अमेंडमेंट, और वो भी 2012 में होती है आसिफ अली जरदारी के दौर में। और ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और न्यूट्रल इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप, ताकि वो प्रॉपर ओवरसी पोल्स को कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाय विच अमेंडमेंट वाज द एट अमेंडमेंट रिस्टोर्ड। तो जो 17th अमेंडमेंट थी उसके तहत जो है वो एट अमेंडमेंट रिस्टोर होती है। एट अमेंडमेंट कब होती है, तो ये 1985 में ज़िया के दौर हुकूमत में होती है। फिर ये एब्रोगेट कब होती है, 13th अमेंडमेंट होती है जी 1997 में, वो, नवाज शरीफ के दौर में, तो ये वापस ली जाती है। फिर दोबारा 2003 में मुशर्रफ के दौर में 17th अमेंडमेंट होती है, और ये दोबारा एट अमेंडमेंट क्या हो जाती है जी, रीस्टोर हो जाती है। इसी तरह फिर अगर हम देखें तो 18th अमेंडमेंट आती है, तो फिर ये दोबारा 17th अमेंडमेंट का समझे वो क्या हो जाती है, एब्रोगेट हो जाती है, और इसकी पावर्स चेंज हो जाती है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि नागा पर्वत इज कॉल्ड किलर माउंटेन, विच माउंटेन पीक इज आल्सो नोन एज K4। तो जो गेशर ब्रह्म 2 है उसको किसके नाम से जाना जाता है, वो K4 के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो गेशर ब्रह्म जो 4 है इसको K3 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गेशर ब्रह्म जो 4 है इसको K3 के नाम से जाना जाता है। और जो गेशर ब्रह्म 1 है, ठीक है, जो गेशर ब्रह्म 1 है उसको K5 के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर जो 1 है उसको क्या कहते हैं, K5 भी कहते हैं। तो 1 K5, फिर 2 K4, फिर इसी तरह 4 जो है वो K3 है, ठीक है। जो 4 है वो क्या है, वो K3 है। तो ये आपने इस तरह इसके नाम याद रखने हैं। तो जो 1 है वो K5 है, 2 जो है वो K4 है, और 4 जो है वो K3 है। इस तरह ये वो मतलब अपोजिट साइड पे ये आपको नजर आएंगी। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि इन द 1764 बैटल ऑफ बुक्सर हु लेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो बैटल ऑफ बुक्सर थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये किसने लेड की थी, इसको तो ये हेक्टर मनरो ने इसको लेड किया, ठीक है। इसको किसने लेड किया, ये हेक्टर मनरो इनका पूरा नाम था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बैटल ऑफ बुक्सर जो कि कब होती है, 1764 में। इसी तरह अगर आप देखें तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फार्म की इंग्लैंड में, ठीक है। जो किसकी फार्म की, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में रॉबर्ट क्लाइव ने सुपरमेसी के बारे में, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो है उसकी सुपरमेसी वो किसने इस्टेब्लिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो की जी रॉबर्ट क्लाइव ने। इसी तरह अगर आप देखें तो डल हौजी ने इंट्रोड्यूस क्या करवाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक तो ये डल हौजी ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा जो रेलवेज हैं इंडिया में वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई, वो भी डल हौजी ही हैं, ठीक है। डल हौजी ही है। रेलवेज का भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और पोस्टल सिस्टम जो है ना, पोस्टल सिस्टम वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया। पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वो भी इनके ही काम है। इस तरह अगर हम देखें तो जो सर विलियम जॉन्स हैं वो फाउंडर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसके अगर आप फाउंडर देखते हैं तो वो कौन थे, वो सर विलियम जॉन्स थे।
सर विलियम जॉन्स। तो ये इस तरह आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव जो उसकी सुपरमेसी को, पॉलिटिकल और मिलिट्री सुपरमेसी को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करवाते हैं। डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स रेलवेज और इस तरह का पोस्टल सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन बनवाते हैं जी? वो सर विलियम जॉन्स है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु abrogated द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड became द सिविल मार्शल लॉ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? तो ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो ये याहिया खान जो है वो 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान का 1962 का जो जून 8 जून 1962 को पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एब्रोगेट कर देते हैं। और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आ जाते हैं। याहिया खान जो है इसको एब्रोगेट करते हैं, ठीक है। और ये जो तकरीबन 7 साल के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का ये चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन द सब कॉन्टिनेंट इलेक्शन 1935 द फाइनल रिजल्ट अनाउंस्ड इन। तो ये 1937 में जो है वो प्रॉपर तौर पे इसके रिजल्ट्स आउट होते हैं। 1935 एक्ट के तहत जो इलेक्शंस होते हैं, ये इस इलेक्शन जो होते हैं वो 1935 एक्ट के तहत होते हैं। और टोटल 11 प्रोविंसेस में होते हैं, जिनमें से 8 प्रोविंसेस में ये जो हुकूमत बनती है, कांग्रेस मिनिस्ट्री जो फार्म होती हैं वो 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फार्म होती हैं आउट ऑफ 11। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि मरी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1853 एट। तो ये जो मरी कंस्ट्रक्ट हुआ 1853 में, वो कहाँ इस्टेब्लिश होता है? तो वो सनी बैंक में ये जो है ना मरी जो है सनी बैंक के पे ये कंस्ट्रक्ट होता है। और ये कब कंस्ट्रक्ट होता है? तो ये 1853 में सनी बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पर्सन रोड ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ कायदे आजम। तो कायदे आजम साहब की जो ऑफिशियल बायोग्राफी कौन लिखते हैं? तो हेक्टर बिलिथो जो है वो कायदे आजम साहब की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान ये इनकी है एक। जिन्ना जो इनके वर्क्स में अगर आप देखें, जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान ये किन्होंने लिखी? ये हेक्टर बिलिथो किया है। इसी तरह इन क्वेस्ट ऑफ जिन्ना, इन क्वेस्ट ऑफ जिन्ना, तो ये भी किन की है? तो ये भी हेक्टर बलिथो की ही है। ये दो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनक्वेस्ट ऑफ जिना और जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। तो ये अगर बुक्स का नाम पूछ ले तो क्या आपने क्या ये किन की हैं तो वो आप बता सकते हैं इजली अब। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कराक्रम हाईवे इज डिनोटेड बाय। तो ये N35 भी इसको कहते हैं कराक्रम हाईवे। ये इसकी अगर लेंथ आप देखें तो वो 1300 किलोमीटर है कराक्रम हाईवे की। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो हसन अब्दाल से, ये जो है ना पंजाब में हसन अब्दाल से ये स्टार्ट होती है। और ये कहाँ तक जाती है? तो खंजराब पास जो कि जीबी तक ये जो है ना खंजराब पास में ये जाती है, वो के जो कि कहाँ है? जीबी तक। इसी तरह ये चाइना की नेशनल हाईवे बन जाती है, फिर नेक्स्ट आगे जिनजियांग प्रोविंस में जाती है चाइना में, और चाइना नेशनल हाईवे और बन जाती है। और चाइना नेशनल हाईवे का जो नाम दिया जाता है वो फिर नाम क्या होता है? तो वो 314 चाइना नेशनल हाईवे। और उसको क्या कहते हैं? 314 जो चाइना नेशनल हाईवे 314 ये फिर बन जाती है। पाकिस्तान में ये N35 है और चाइना में ये 314 है। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि हुआ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो गुलाम मोहम्मद जो है वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं। लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे सर्व करते हैं लियाकत अली खान। और पूरी जो कैबिनेट है पाकिस्तान की, फर्स्ट जो कैबिनेट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको उसके लिए प्लेलिस्ट विजिट करें और प्रॉपर जो पूरी कैबिनेट है उसको आप देखें, ताकि कोई क्वेश्चन भी आए फाइनेंस का आए, प्राइम मिनिस्टर का आए, किसी भी मिनिस्टर का आए, लॉ मिनिस्टर का आए, हेल्थ मिनिस्टर का आए, तो वो आप फिर इजीली सॉल्व कर सकेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अदर नेम ऑफ बाबरनामा इज। तो बाबरनामा का जो और क्या कहते हैं, किस नाम से है? ये तज़किया बाबरी भी कहते हैं। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, ठीक है। ये किन की? ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी है तो फिर ये बाबर जो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने ये खुद ही इसको लिखा, क्योंकि ये उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। और बाबर जो है
ये फर्स्ट मुगल बादशाह हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में ये फर्स्ट मुगल बादशाह बनते हैं जो ये शिकस्त देते हैं। तो ये इब्राहिम लोदी को, ठीक है, इब्राहिम लोदी को शिकस्त देते हैं 1526 में, और ख़ुद मुगल बादशाह बनते हैं। ये 1526 से 1530 तक आप मुगल बादशाह रहते हैं, बाबर। और इसके बाद आपके बेटे हुमायूं आ जाते हैं। अच्छा, जो इब्राहिम लोदी हैं वो दिल्ली सल्तनत के लास्ट हुक्मरान थे, और लोदी डायनेस्टी के भी लास्ट इब्राहिम लोदी ही थे, ठीक है। लास्ट हुक्मरान लोदी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक रहती है। ओवरऑल अगर हम दिल्ली सल्तनत देखें तो वो 1206 से 1526 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत का क्याम रहता है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए जी। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको चीज़ें प्रॉपर वे से क्लियर हो रही होंगी, और हमारा ये सफ़र भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। और साथ हमारी जीके जियोग्राफी की भी सीरीज़ जो है वो चल रही है, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद जो है लेक्चर्स की हम उनको रिज्यूम जल्दी कर देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।